हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू नॉलेज जोन स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमारे एकेडमिक क्लासेस के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स में और साथ ही हमारे कंपटीशन क्लासेस के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या है। शक्ति पावर की इकाई क्या है। शक्ति, शक्ति माने क्या, मीन्स पावर। पावर को हम शक्ति बोलते हैं। बोल रहा है इसकी इकाई क्या है। इकाई मतलब होता है मात्रक। तो देखते हैं, शक्ति P, P इज इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है W अपॉन टी। P इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, W अपॉन टी। W होता है कार्य, वर्क, T होता है टाइम, समय। T क्या होता है, समय होता है। तो इसका मतलब आ गया जूल पर सेकेंड। तो शक्ति की इकाई क्या होती है, जूल पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे देखो, क्या कहीं जूल प्रति सेकेंड है, नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जूल पर सेकेंड को एक और कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वाट। तो हम कह सकते हैं शक्ति या पावर की इकाई क्या हो गई, वाट। पावर की इकाई क्या होती है, वाट होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब बात करते हैं जूल की। तो ये जूल जो है कार्य का मात्रक होता है या एनर्जी का मात्रक होता है। कार्य और एनर्जी दोनों के मात्रक सेम होते हैं और वो क्या होता है, जूल। अब ये एम्पियर क्या है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है। एम्पियर धारा आई का मात्रक होता है। ओम क्या है, ओम प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो देखते हैं 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट घंटा को अगर हम जूल में बदलें तो देखते हैं क्या होता है, 1 इंटू किलोवाट इंटू आवर। तो 1 किलोवाट में कितने वाट, 1000 वाट। 1 घंटे में कितने सेकंड, तो हम सेकंड में बनाएंगे। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड। तो ओवरऑल हो जाएगा 6 6 जा 36 इंटू 1 2 3 4 5 10 की पावर 5। तो देखते हैं क्या 36 गुणे 10 की घात 5 कोई ऑप्शन है। 36 3.6 माइनस 6 कोई भी ऑप्शन नहीं है। 36 इंटू 10 पावर 5 कोई भी ऑप्शन नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम और सही करेंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 लिखेंगे। कभी भी पॉइंट हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं, लेफ्ट साइड पॉइंट को ले जाते हैं तो पॉजिटिव पावर बढ़ जाती है और नेगेटिव पावर घट जाती है। तो ध्यान रखना। तो हमारा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन है। तो ये देखिए 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर हो गया, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। तो ध्यान रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा। स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु का मतलब कोई फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो फ्री गिर रहा है ऊपर से, फ्री का मतलब है कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसकी बात कर रहा कुल ऊर्जा। तो ध्यान रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है जब वो गिर रहा होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। और ध्यान रखना है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योगफल को ही हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री रूप से ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो ध्यान रखना उसकी जो कुल ऊर्जा होती है हमेशा संरक्षित रहती है। संरक्षित मतलब होता है फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है, जितनी ऊर्जा पहले होगी उतनी ही बाद में होगी। तो हम कह सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा बढ़ती है, गलत हो गया ऑप्शन, घटती है, गलत हो गया ऑप्शन, अपरिवर्तित रहती है। इसका ऑप्शन क्या होगा, 3, अपरिवर्तित रहती है। तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा कभी नहीं बदलती है, अपरिवर्तित होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। कोई ऑब्जेक्ट बी पॉइंट से ए पॉइंट पे गिर रहा है तो जितनी एनर्जी यहाँ पर होगी उतनी एनर्जी इसकी यहाँ पर होगी, उतनी ही एनर्जी यहाँ पर होगी, उतनी ही एनर्जी यहाँ पर ही होगी। मतलब हर पॉइंट पर बी से ए के बीच
सभी पॉइंट पर एनर्जी फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बस ये ध्यान रखना है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि एनर्जी को कभी भी ना तो नष्ट कर सकते हैं ना हम बना सकते हैं। वो एनर्जी जितनी रहती है उतना का उतना ही बना रहता है, बस ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होगी, अपरिवर्तित रहती है, नो चेंज। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देखते हैं क्या है। कह रहा अश्व शक्ति किसका मात्रक है। अश्व शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अश्व शक्ति किसका मात्रक है। अश्व शक्ति, अब देखो जैसे अश्व शक्ति से लास्ट में क्या आ रहा है, शक्ति, तो मात्रक तो हो गया शक्ति का। अश्व शक्ति लास्ट में आ रहा है शक्ति, तो मात्रक किसका हो गया, शक्ति का। अब लेकिन ये अश्व शक्ति है क्या, ये जो अश्व शक्ति है हॉर्स पावर इसे बोलते हैं। ये जो अश्व शक्ति है शक्ति को नापने की बड़ी इकाई है। बड़ी इकाई का मतलब है जब ज्यादा पावर नापनी हो तो अश्व शक्ति में भी नाप सकते हैं। और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। इसे 1 HP से भी डिनोट करते हैं, इक्वल टू 746 वाट। ध्यान रखना, जो हमारे घरों में मोटर्स लगती हैं, पानी लाने के लिए मोटर्स लगती हैं, और भी बहुत सारी चीजों की पावर जो होती है अश्व शक्ति में नापी जाती है। 1 HP, 2 HP, 3 HP ऐसे। तो अब ये शक्ति का मात्रा क्या हो गया, अश्व शक्ति। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सेकंड। अब हम बात करते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा भी किसी न किसी चीज का, ऊर्जा का भी कोई ना कोई मात्रक होगा। तो जो ऊर्जा है, मैंने स्टार्टिंग बताया था कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। चाहे कोई भी एनर्जी हो उसका मात्रक हमेशा जूल होता है, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे यांत्रिक ऊर्जा हो, कोई भी एनर्जी हो या कोई भी वर्क हो, उसका मात्रक क्या रहेगा, जूल ही रहेगा। तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया, जूल। शक्ति तो हमने बता दिया, शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति, वैसे वाट होता है। बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो याद रखना, बल का मात्रक होता है न्यूटन। एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बल का मात्रक न्यूटन के साथ साथ डाइन भी होता है। जी, डाइन, DYNE, डाइन। बल का मात्रक क्या होता है, डाइन। अब ये डाइन क्या है, देखिए जो न्यूटन है वो MKS सिस्टम में यूनिट होती है, और जो डाइन है वो CGS सिस्टम में यूनिट होती है। MKS सिस्टम में यूनिट क्या होती है, न्यूटन। CGS सिस्टम में यूनिट क्या होती है, डाइन। और एक रिलेशन होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। एक न्यूटन कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया, और क्या हो गया, डाइन। दाब, दाब का मात्रक होता है हमारा पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। दाब का एक और मात्रक होता है, ये तो शॉर्ट मात्रक है पास्कल, जैसे शक्ति का मात्रक होता है वाट। अब दाब का अगर एक और मात्रक की बात करें तो P इक्वल टू, दाब इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, P इक्वल टू F अपॉन A होता है। तो फोर्स की यूनिट अभी मैंने बताई क्या, न्यूटन। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन इसको भी शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, पास्कल। तो दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। अब आगे हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन कौन सा सही था, सेकंड नंबर ऑप्शन सही था। लेकिन हमें ध्यान रखना है, चारों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, मैंने बताया कि एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे इनसे पूछा गया है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है। कोई युक्ति चेंज करिए, ऐसा तो है नहीं कि एनर्जी अपने आप चेंज हो जाएगी। उसको चेंज करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी। तो वो चीजें यहाँ पर बतानी है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। बिजली की बत्ती बदलती है, या संचायक सेल, या डायनमो, या विद्युत अपघटन। तो ध्यान रखना, जो बिजली की बत्ती है जिसे हम लोग बल्ब बोलते हैं या लाइट कहते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलती है।
विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। तो ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। संचायक सेल, अब सेल की बात कर रहे हैं। सेल में क्या भरा होता है? एनर्जी भरी होती है, और जब हम किसी ऑब्जेक्ट में लगाते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का काम करने लगती है। तो मतलब संचायक सेल क्या हो गया? केमिकल एनर्जी को किसमें बदलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को किसमें बदलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब संचायक सेल का काम क्या हो गया? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो, डायनेमो क्या होता है? जनरेटर, जो हम लोग यूज करते हैं जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जनरेटर को हम लोग बोलते हैं डायनेमो। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब लास्ट ऑप्शन इसका भी देख लेते हैं, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या करता है? ये हमारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ये किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, एक कार तथा एक रेलगाड़ी दोनों समान वेग से चल रही है, किसका संवेग अधिक होगा? एक कार है और एक रेलगाड़ी है, दोनों इक्वल वेग से चल रही हैं, इक्वल वेलोसिटी से चल रही हैं, तो किसका मोमेंटम अधिक होगा, किसका संवेग अधिक होगा, हमें ये बताना है। तो देखते हैं, मोमेंटम का फार्मूला होता है P = mv। क्या होता है? mv। अब v हो गया फिक्स, समान वेग हो गया, तो v फिक्स हो गया, तो P = m। मतलब P अब किस पे डिपेंड हो गया है? m पर। m क्या होता है? द्रव्यमान। तो ये बताओ, रेलगाड़ी और कार में किसका द्रव्यमान ज्यादा होता है? रेलगाड़ी का। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, उसका संवेग ज्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी का। तो रेलगाड़ी का संवेग अधिक होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? कह रहा है किसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है? चली हुई गोली, गोली चल रही है, गति कर रही है, काइनेटिक एनर्जी होगी। जो भी ऑब्जेक्ट गति करता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। खींचा हुआ धनुष, खींचा हुआ धनुष, धनुष को खींच के रखा गया है लेकिन छोड़ा नहीं गया है, तो उसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। जब छोड़ दिया जाएगा तो जो उसका बो होगा, मतलब जो एरो होगा, एरो का मतलब जो हमारा बाण होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। जो धनुष में पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष हो गया। चलता हथौड़ा, हथौड़े में भी गतिज ऊर्जा होगी, बहता हुआ पानी उसमें भी गतिज ऊर्जा होगी। तो ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है 1/2 mv² होता है, याद रखेंगे। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। तो हमसे पूछ रहा था किसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो जिसमें वेग नहीं होगा उसी में काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो खींचे हुए धनुष में वेग नहीं था, तो मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है, यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? हमसे क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की चाल मतलब वेग दोगुना कर दिया जाए। क्या कर दिया? दोगुना। तो उसका क्या हो गया? वेग कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, कि 2 गुना रहेगा, कि बराबर हो जाएगा, कि आधा हो जाएगा? तो देखते हैं, गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। तो हम कह सकते हैं k = v² है। k किसके प्रोपोर्शनल है? v² के, मतलब k v² पर डिपेंड है। तो चाल कितनी कर दी गई है? दोगुनी। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। भाई वेग जितना होगा उसका स्क्वायर आंसर देगा। तो वेग अगर 2 गुना कर दिया गया है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 2 का स्क्वायर 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका मतलब किसी वस्तु की चाल अगर 2 गुनी करी जाएगी तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुना। अगर पूछ ले जाए 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 9 गुना, 4 गुना कर दिया जाए गतिज ऊर्जा 16 गुना। तो हमेशा शॉर्टकट याद रखना, गतिज ऊर्जा जितने गुना करी जाएगी, गतिज ऊर्जा वेग जितने गुना किया जाएगा, गतिज ऊर्जा उसी के वर्ग के बराबर बढ़ जाएगी। जैसे वेग कार्य 5 गुना कर दिया गया तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? तो 5 के स्क्वायर 25 बढ़ जाएगी, 25 गुना। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कह रहा है कार्य का विमीय सूत्र क्या है? कार्य का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं इसका एक वीडियो अलग से बनाऊंगा और उसमें पूरा विस्तृत जानकारी दूंगा विमीय सूत्र के बारे में।
फिलहाल अभी जानते हैं विमीय सूत्र क्या होता है। तो विमीय सूत्र मात्रकों पर निर्भर करता है। विमीय सूत्र किस पर निर्भर करता है? मात्रक या कि विमाएं जो होती हैं किस पर डिपेंड करती है? मात्रकों पर डिपेंड करती है। तो आइए देखते हैं कार्य की विमा क्या होती है। तो कार्य W बराबर क्या होता है? F इंटू डी होता है। W बराबर F का फार्मूला क्या होता है? ma इंटू डी। M क्या होता है? मास। मास द्रव्यमान। द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है? m। A क्या होता है? त्वरण। त्वरण का मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस मीटर का विमीय सूत्र L और सेकंड स्क्वायर मतलब t की पावर -2। और D क्या होता है? दूरी। दूरी का विमीय सूत्र L। तो वर्ग का विमीय सूत्र क्या बन गया? ml L इंटू L स्क्वायर t की पावर -2। तो कार्य का विमीय सूत्र हमारा क्या हो गया? ml स्क्वायर t की पावर -2। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। तो आइए आगे देखते हैं कि बाकी जो है उनकी विमीय सूत्र क्या होता है। तो ये हमारा LT की पावर -2 है। ये किसका विमीय सूत्र होता है देखते हैं। तो L किसका विमीय सूत्र होता है? मीटर का। तो मीटर पर, माइनस का मतलब होता है पर मतलब डिवाइड। T किसका होता है विमीय सूत्र? समय का। तो सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है? त्वरण का। तो ये किसका हो गया विमीय सूत्र? त्वरण का। त्वरण का हो गया। अब हम mLT की पावर -2 करें तो देखो LT की पावर -2 ये हमारा किसका विमीय सूत्र है? त्वरण का। और इसमें m का गुणा किया गया है। m मतलब क्या है? मास। मतलब कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में किलोग्राम का गुणा किया गया है। तो m और ये a, तो ma किसका फार्मूला होता है? बल का। तो ये किसका विमीय सूत्र हो गया? फोर्स। बल का। किसका विमीय सूत्र हो गया? फोर्स का। अब mLT की पावर -1 इसी प्रकार हमारा हो जाएगा मोमेंटम का। किसका हो जाएगा? मोमेंटम का। मोमेंटम। तो ये जो हमारा LT पावर -2 है त्वरण का विमीय सूत्र लिखा है, ये बल का विमीय सूत्र लिखा है, ये तो जो पूछा गया था कार्य का विमीय सूत्र लिखा है, ये मोमेंटम का विमीय सूत्र लिखा है। अब आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक मनुष्य अपने सिर पर पत्थर लिए खड़ा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य। मनुष्य अपने सिर पर पत्थर लिए खड़ा है तो वो खड़ा है तो कार्य क्या होता है देखते हैं। तो कार्य का फार्मूला W बराबर होता है F इंटू डी। अब वो लिए खड़ा हुआ है तो खड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि वो कोई डिस्प्लेसमेंट तो कर नहीं रहा है। तो D हो गया 0। तो W बराबर हो गया F इंटू 0। तो W बराबर क्या आ गया? 0। जब तो इसका क्या हो गया? 0। तो ध्यान रखेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट को लिए हुए खड़ा होगा मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा या दूरी नहीं चली जाएगी तो वहां कार्य 0 होगा। जैसे अगर हम मान लें कि आप 1 किलोग्राम का कोई भी वस्तु लेकर के उसको 1 सेंटीमीटर भी डिस्प्लेस होंगे तो वहां पर कार्य होगा। लेकिन आपने 1 कुंटल वजन लिया हो और उसको वहीं पर लिए खड़े हो तो वहां पर कोई भी वर्क नहीं होगा। और ध्यान रखें 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। कितने किलोग्राम होते हैं? 100। तो इसका कार्य कितना होगा? 0। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे लगे होंगे। तो बाकी इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से पढ़िए, तैयार करिए। इन क्वेश्चनों में एक चीज और है कि ये देखने में केवल 10 क्वेश्चंस हैं लेकिन अगर अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा तो इसमें कम से कम आपको 30 क्वेश्चंस जरूर मिले हैं। देखने के लिए केवल 10 क्वेश्चन है लेकिन ओवरऑल इसमें 30 क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने ये 10 क्वेश्चन तैयार कर लिया तो मतलब आपके 30 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए